सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। वहाँ की औपचारिकताएं पूरी करने में 2-3 घंटे लग गए थे। सारी कार्यवाही कर जब वे वापस आए तब घर में केवल राघव और मैं थे। राघव और मैं यानी पड़ोसी कह लीजिए या दोस्त। हम दोनों का व्यवसाय एक था और पारिवारिक रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे। हम सब मित्रों की संवेदनाएं राघव के साथ थीं कि इस उम्र में पत्नी मुग्धा जी मानसिक असंतुलन खो बैठी हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। हर कोई राघव की बेचारगी से परेशान था, लेकिन ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि वहाँ असीम शांति थी। मुझे आश्चर्य जरूर हुआ था, लेकिन शक करने की कोई वजह मुझे नहीं मिली थी, क्योंकि मैं क्या, लगभग हर जान पहचान वाले यही सोचते थे कि यह एक आदर्श जोड़ा है जो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता आया है। हम सब जानते थे कि राघव की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी, जो घर बाहर के हर काम में निपुण थी। हम दोस्त लोग बातें किया करते थे कि राघव समय का बलवान है, जो इतनी ऑलराउंडर पत्नी मिली है। कई समस्याएं वह चुटकियों में सुलझा देती थी। राघव को केवल ऑफिस के काम के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता था। शाम को चाय की चुस्कियों के साथ कई बार हम शतरंज की बिसात बिछा लेते थे। कम बोलने वाला राघव अपनी हर चाल लापरवाही से चलता था। कई बार उसका वजीर तक उड़ जाता था, लेकिन पता नहीं कैसे अंत में एक प्यादे को अंतिम स्थान पर पहुंचाकर अपने वजीर को जिंदा करवा लेता था। यह घटना घटने के बाद मुझे लगने लगा था कि राघव की जीवन नैया ठहर जाएगी, लेकिन उसका रोज़ सुबह घूमना वगैरह सब अनवरत जारी था। बेटी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश में फंसी थी, इसलिए उसे आने में थोड़ा समय लगा। बेटा जॉब चेंज करवा कर पापा के पास ही आ गया था। बेटी सीधे अस्पताल गई और अपनी माँ के बारे में पूछा। वहाँ की रिपोर्ट्स देखकर उसका माथा भन्ना गया। वह किसी भी परिस्थिति में यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी मम्मी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। वह लगातार भागदौड़ में लगी हुई थी कि मम्मी को डिस्चार्ज करवाए व अपने साथ लेकर जाए, जिससे यदि उनको मानसिक समस्या है तब भी उनको सहारा देकर उनका समाधान किया जा सके। मेरी निगाहें भी राघव की बेटी प्राची की गतिविधियों पर लगी रहती थीं। मेरा मन मेरे उन अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा जो इतने दिनों तक अनुत्तरित थे। मैंने हमेशा मुग्धा जी को ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व के रूप में देखा था, लेकिन जब कभी वे हम दोस्तों के समूह में कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती, राघव फटाक से उन्हें चुप करा देता या कोई काम के बहाने उन्हें अंदर भेज देता। कई बार मुग्धा जी के चेहरे पर शिकायतों का बवंडर रहता, लेकिन वे राघव की 1 मिनट की विरह भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। हम सब हमारी पत्नियों को कई बार कह भी देते हैं, तुम लोग करती क्या हो, फिर भी परेशानियां सिर उठाए तुम्हें नोचती रहती हैं। एक मुग्धा जी को देखो, 1 रुपए की दवाई तक नहीं खरीदी अभी तक उन्होंने। किताबी कीड़ा थी वे। आध्यात्म में गहरी रुचि होने के कारण कभी कभी भजन कीर्तन की मंडली घर में होती रहती थी। अब मेरे बेचैन मन को एक सूत्र मिल गया था प्राची के रूप में। एक दिन वह अस्पताल जाने के लिए बाहर निकली ही थी कि मैं उसे नीचे मिल गया। मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर उसके साथ अस्पताल चलने की इच्छा जताई तो वह मान गई। वह भी आत्मविश्वास में अपनी माँ पर गई थी। फिर भी बोली, अच्छा होगा अंकल, आप मेरे साथ रहेंगे तो मम्मी का केस सुलझाने में मुझे बहुत आसानी होगी। रास्ते में उसने मुझे बताया कि मेरी मम्मी जीनियस पर्सन थी अंकल। वे खुद मानसिक रूप से इतनी मजबूत थीं कि उन्हें ऐसा रोग कभी हो ही नहीं सकता। मैं बचपन से ही पापा मम्मी की बहस देखती आई हूँ, जिसमें मम्मी ने हमेशा तर्कसंगत बात की व पापा पीड़ित को शोषक के रूप में पेश कर देते थे। दोनों में शतरंज की सी बिसात बिछी रहती थी। मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थीं। उसका पापा ने भरपूर फ़ायदा उठाया अंकल। मम्मी अपनी बात तर्कों के साथ रखती थीं। पापा कभी उनसे जीत नहीं पाते थे, तो उन्हीं के कहे शब्दों के उल्टे अर्थ निकालकर मम्मी को दोषी ठहराने की कवायद शुरू हो जाती थी। मम्मी भावुक थीं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में वे भी पीछे नहीं रहती थीं। इस लंबी बहस का परिणाम पापा का लंबे समय तक अबोलापन बन जाता था, जो मम्मी को तोड़ देता था।
मम्मी बहुत ही धार्मिक महिला थीं, जो हर समय पूजा पाठ में लगी रहती थीं। इसके पीछे पापा की सलामती व उनका प्यार पाना उनका मुख्य मुद्दा रहता था। एक बार जब मैं छोटी थी, मैंने मम्मी से बोल दिया था कि बिंदी गिर गई है तो गिरने दो, मत लगाओ। तब एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गालों पर पड़ा था, जिसका मतलब मैं काफ़ी वर्षों तक न समझ पाई थी। माँ ने एक भय का घेरा अपने आसपास बना लिया था, जिसमें से बाहर निकलना उन्हें कभी मंजूर ही नहीं था। वे बहुत प्रतिभाशाली और साहसी थीं, लेकिन पापा उनकी कमजोरी थे। पापा शायद इस बात को भांप चुके थे। उन्होंने इस बात का भरपूर दोहन किया था। मम्मी को हर क्षेत्र में रुचि होने से जनरल नॉलेज बहुत अच्छी थी और किताबें पढ़ने के शौक़ के परिणामतया वे किसी भी टॉपिक पर 5-10 मिनट निर्द्वंद बोल सकती थीं। पापा को उनके इसी बोलने से चिढ़ मचती थी। वे हमेशा ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश करते कि माँ को चुप होना पड़ता। माँ को भी गुस्सा आता था जब बेवजह उनको चुप करवाया जाता था। जब कभी मम्मी इधर उधर होती, पापा उनके खिलाफ कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते। लेकिन मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानती थी कि वे पापा के प्यार व विश्वास के लिए कितने आंसू बहाती हैं। मैं उनकी बात उसी समय काट देती, जिससे मुझसे भी थोड़े थोड़े खिंचे रहते थे पापा। माँ की जब दूसरे लोग बड़ाई करते, तब पापा को सहन नहीं होता था। यह मेरे अलावा अर्नब भी जानता है, लेकिन वह कम ही बोलता था। पिछले 6 सालों में मैं पढ़ाई व जॉब के चक्कर में बाहर हूँ। मैंने मम्मी को कई बार अपने पास आकर रहने के लिए कहा भी, लेकिन मम्मी हर बार मुझसे कहती थीं, तेरे पापा को छोड़कर कैसे आऊँ। जब प्राची बोलकर चुप हो गई, तब मैं सोचने लगा कि फिर क्या वजह रही होगी कि इतनी बीमार हो गई मुग्धा। अगले दिन हम 2-4 मित्र पार्क में मिले। संजय बोला, अपनी ज़िंदगी से राघव परेशान तो नहीं दिखता था, लेकिन एक बार मुझसे ज़रूर उसने कहा था कि बोलने वाली औरतें अच्छी नहीं लगती उसे। तब मैंने उसकी बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद मैं और प्राची अस्पताल पहुँचे, जहाँ नर्स ने बताया कि मुग्धा जी ने बहुत परेशान किया था, जिससे उन्हें इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। हम लोग वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद वे उठीं, तब काफ़ी शांत लग रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे हमसे कुछ कहना चाह रही हों। प्राची ने उनसे पूछा, माँ ऐसा क्या हो गया था कि आपको यहाँ लेकर आए पापा। वे पहले थोड़ा सकचाईं, लेकिन मेरी आंखों में आश्वस्ति देखकर बोलीं, तुम जानती ही हो कि मैं उनके प्रति बहुत पजेसिव थी, इसलिए उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और हमेशा मौका ढूंढते रहे जिसमें मेरी बेइज्जती हो। तुम थी वहाँ तब तक थोड़ा आराम था मुझे, लेकिन जब तुम दोनों भाई बहन बाहर चले गए, तब इनकी ज़रूरत भी कम हो गई और इन्होंने अपनी इतने सालों की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। मुझे हर समय वह दिखाने की कोशिश की जाती जो कभी मैं थी ही नहीं। एक दिन का वाक़या है, मैंने तुम्हारे पापा को एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया, तब वे बोले, यह तुम मुझे कल दिखा चुकी हो। मैंने कहा, यह आज ही आया है मेरे पास, फिर मैंने कल कैसे दिखा दिया आपको। फिर बोले, बस यही समस्या है तुम्हारी, तुम चीज़ें भूल जाती हो और फिर जिद करने लगती हो। मैं एकदम सन्न रह गई। मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए कि कहीं आया हो, लेकिन वह मैसेज कहीं नहीं था। उसके बाद ऐसी बातों की बहस कई बार हो जाती और हर बार मुझे गलत ठहराने की कोशिश की जाती थी। मैं धीरे धीरे गुमसुम रहने लगी थी। बस जब तुम लोग आते तभी घर में रौनक आती, अन्यथा तेरे पापा अपने दोस्तों व ऑफिस में मस्त रहते, जबकि मैं अकेली इस घर में इस संकट से बाहर आने की कवायद करती रहती थी। अचानक एक दिन तेरे पापा को सपने में कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। कुछ कुछ शब्द समझ भी आ रहे थे। उस समय मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन 2 दिनों बाद ऐसे ही मेरी याददाश्त को झूठा ठहराने की कोशिश में वही बहस हुई। मैंने बोला, आपको सपना आया होगा जिसमें आपने कुछ देखा होगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ शब्द आप सपने में दोहरा रहे थे। अचानक वे चुप हो गए और वहाँ से चले गए। अब मुझे विश्वास हो गया था कि इनको ऐसे सपने आते हैं, लेकिन वे यह बात मानने को तैयार नहीं थे। घर में हर समय तनातनी रहने लगी थी।
मैंने कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी की, लेकिन उससे पहले यह सब हो गया। अब मैं खुद को रोक न पाया और बोल उठा, क्या हो गया था मुग्धा जी? तब प्राची बोली, माँ को एक दिन इतना परेशान किया कि वे चिढ़ गईं, वह चिल्लाने लगीं। पापा ने उसका वीडियो बना लिया। उस बात पर माँ और ज़्यादा परेशान हो गई थीं। वह वीडियो हम लोगों को भी भेजा था, लेकिन हम दोनों भाई बहनों ने मम्मी को ही सही ठहराया था। प्राची के रुकने के बाद मुग्धा जी बोलीं, बस वह शतरंज की आखिरी बिसात थी। मुझे लग रहा था कि तेरे पापा को सह दी जा चुकी है, लेकिन मैं गलत थी और उन्होंने फिर वही अपने आखिरी प्यादे की चाल चल दी थी। वातावरण बहुत बोझिल हो चला था। मैंने प्राची से कहा, तुम जो भी कार्यवाही करो, मेरा साथ हमेशा रहेगा। मुझसे आश्वस्ति पाकर उसने हल्की सी मुस्कान दी और थोड़ी संतुष्ट होकर चली गई। अस्पताल से मुग्धा बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रही थीं। एक दो बार मैं भी प्राची के साथ उनसे मिलने गया था, लेकिन वे अधिकतर समय शून्य में ताकती रहती थीं। जबकि प्राची को इस अपराधी को दंड देना ही था। डॉक्टर भी अपनी सारी कोशिशें कर चुके थे कि वे कुछ मुंह खोलें तो उनकी चुप्पी का रहस्य पता चले, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोलती। आखिर एक दिन वे डॉक्टर को देखकर अचानक पास पड़े नैपकिन को उठाकर मुंह पर रखकर बोलीं, डॉक्टर आप भी अपनी पत्नी को ऐसे ही पट्टी बांधकर रखते हैं क्या? इस पर डॉक्टर बोले, उसको पट्टी बांधकर क्यों रखूँगा? वह इंसान है तो इंसानों की तरह ही रहेगी ना। नहीं डॉक्टर, स्त्री इंसान नहीं होती। उसे विवेक को किसी कोने में दफना कर केवल कठपुतली बनकर रहना होता है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? डॉक्टर ने कुछ और जानने के उद्देश्य से पूछा। डॉक्टर, जो स्त्री बोलती है उसे एक प्यादा भी कब घोड़े की तरह 2.5 पाँव चलकर मार दे पता ही नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।